डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट 1 के छात्रों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम लेमार्कवाद का अध्ययन करेंगे। तो लेमार्कवाद का अध्ययन करने से पहले मैं आपको एवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ। एवोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के दो शब्दों के मिलने से हुई। ई प्लस वोल्वेरे, ई का अर्थ होता है फ्रॉम और वोल्वेरे का अर्थ होता है उत्पन्न होना या टू अनफोल्ड या टू अनरोल, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सरल तथा कम अनुकूलनशील सिंपल एंड लेस एडेप्टेबल जीवों से जटिल एवं अधिक अनुकूलनशील जीवों की उत्पत्ति एवोल्यूशन कहलाती है। यह एवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में था। अब हम लेमार्कवाद क्या है, लेमार्कवाद के सिद्धांत, लेमार्कवाद की आलोचना तथा नव लेमार्कवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि लेमार्क का पूरा नाम जीन बेप्टिस्ट पियरे एंटोनी डी मोनेट लेमार्क था। इनका जो जन्म है फ्रांस में 1 अगस्त 1744 को हुआ था। ओसबोर्न ने लेमार्क को अरस्तु एवं डार्विन के बीच के समय का सबसे सशक्त व्यक्तित्व, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी माना। तो ये जो लेमार्क थे जिन्होंने जैव विकास के संबंध में सर्वप्रथम अपने विचार व्यक्त किए। तो जैव विकास के संबंध में सर्वप्रथम विचार रखने वाले कौन थे? फ्रांस के प्रसिद्ध जीवशास्त्री जीन बेप्टिस्ट डी लेमार्क थे और यह सिद्धांत इनका लेमार्कवाद या लेमार्किज्म थ्योरी कहलाता है। तथा इसके अलावा लेमार्क ने बायोलॉजी तथा इनवर्टिब्रेट तथा वर्टिब्रेट आदि शब्दों को सबसे पहले व्यवहार में लाए। लेमार्क के अनुसार जीवों के स्वभाव, रहन सहन तथा विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिससे जीव जंतुओं में वातावरण के परिवर्तनों के अनुरूप ये स्वयं को बदलते हैं और उनके अंगों में परिवर्तन आने के कारण कुछ ऑर्गन्स या तो रिड्यूस हो जाते हैं और कुछ नए ऑर्गन्स तथा ये नए गुण बनने लगते हैं। इस प्रकार बने गए लक्षण वंशागत होते हैं और इनसे धीरे धीरे नई जाति बन जाती है। लेमार्क के ये विचार उनके द्वारा लिखित पुस्तक 1809 में प्रकाशित फिलॉसफी जूलॉजी में बताए गए थे। तो लेमार्क के सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कहते हैं। तथा इस सिद्धांत के बारे में हम किन निम्न तथ्यों पर, ये जो सिद्धांत है वो निम्न तथ्यों पर ये आधारित है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो सिद्धांत का पहला तथ्य था, ये जो तथ्य है नई आवश्यकता वातावरण की प्रतिक्रिया का गोचर, न्यू नीड्स एज ए रिएक्शन टू द एनवायरनमेंट। लेमार्क का मानना था
कि जीवों के जो आकार और उनके इंटरनल और एक्सटर्नल अंगों को प्रभावित करने में वातावरण की अहम भूमिका होती है, और यह प्रभाव जीवों की आदतों को परिवर्तित करता है। तो जिसके कारण वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण ये उनके अंगों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी संरचना और स्वभाव में परिवर्तन आ जाती है। इसका मतलब ये था कि उदाहरण के लिए वातावरण में परिवर्तन मिट्टी, पोषण, ताप आदि पौधे पर प्रत्यक्ष तथा जंतुओं पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव उत्पन्न करता है। जंतुओं के संबंध में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास उनके वातावरण में परिवर्तन लाता है, और जिससे उसमें नई आवश्यकताएं या ज़रूरतों नीड्स की आवश्यकता होती है। लेमार्क ने ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत किए। सेकंड पॉइंट था इफेक्ट ऑफ नीड्स, जरूरत का प्रभाव। लेमार्क का यह मानना था कि जीवों के कुछ आंतरिक बल इस प्रकार कार्य करते हैं कि जैव विकास में जीवों के अंगों या इनके शरीर में बढ़ने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। और तीसरा जो उपयोग था वो यूज एंड डिसयूज थ्योरी थी। यूज एंड डिसयूज थ्योरी में वातावरण के प्रभाव के कारण शरीर के सभी अंग बराबर प्रयोग में नहीं लाए जाते, और जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वह अधिक विकसित हो जाते हैं, और इसके विपरीत कुछ अंगों का बराबर निरुपयोग या डिसयूज होते रहने से उनका डिजनरेट होने लगता है, या ये अंग अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रूप में रह जाते हैं या समाप्त होने लगते हैं। इसका मतलब ये था कि जिन अंगों का अधिक उपयोग होता है वो अधिक विकसित होते हैं, और जिन अंगों का उपयोग नहीं होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस या समाप्त हो जाते हैं। तो इसी पर लेमार्क ने जिराफ वाले एग्जाम्पल में जिराफ का जो पहले जो शरीर था वो कैसा था, हिरण के समान पूर्वजों से लंबी गर्दन और लंबे अग्रपाद वाले जिराफ का उद्भव। तो ये अपने भोजन के लिए परिवर्तित वातावरणीय परिस्थिति, जिसके कारण जिराफ के पूर्वजों को पेड़ों की पत्तियां प्राप्त करने के लिए हमेशा अपनी गर्दन को ऊपर की ओर खींचना पड़ता था, और अगले पावों को भी ऊपर की ओर खींचना पड़ता था, जिसके फलस्वरूप उनमें इस प्रकार की आदत पड़ गई कि अगली पीढ़ियों में भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के कारण उनकी गर्दन एवं अगले पांवों की लंबाई क्रमशः बढ़ती गई एवं वंशागत होती गई, जिसके फलस्वरूप जिराफ की आधुनिक प्रजाति का विकास हुआ। तो ये जिराफ के बारे में था। इसी प्रकार से ये तो ऑर्गन्स का क्या हुआ, जिराफ में उन्होंने अपने अग्रपाद और गर्दन को विकसित कर लिया। इसी प्रकार से ये इस प्रोटियस है, इस भेल में तथा ये भेल तथा प्रोटियस है, और स्नेक तथा प्रोटियस में ये लिम्स का विलुप्त होना, और ये जो प्रोटियस और स्नेक बिलों में रहने में बाधा उत्पन्न करते थे। अंत में यह क्रमशः लिम्स छोटे होते गए और अंत में ये विलुप्त होते गए। इसी प्रकार भेल में अगले पांवों का प्रयोग नहीं होने के कारण ये क्रमशः पीढ़ी दर पीढ़ी डिजनरेट होते गए और अंत में विलुप्त हो गए। तो ये ऑर्गन्स के यूज एंड डिसयूज के बारे में एग्जाम्पल थे। अब इसके बारे में जो नेक्स्ट है, लेमार्कवाद की आलोचनात्मक विश्लेषण। तो क्राइटिकल एनालिसिस ऑफ लेमार्किज्म। लेमार्कवाद का पहला सुझाव था कि आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, परंतु ऐसे कई उदाहरण हैं जहां न केवल उद्विकास आकार में बिना वृद्धि के होता है,
और बल्कि आकार में भी कमी होती है। इसका एग्जाम्पल ये था कि भारतवर्ष में स्त्रियों के कान व नाक कफ से छेदने की रीति चली आ रही थी, किंतु किसी भी कन्या का जन्म के समय नाक या कान में छिद्र नहीं देखा गया। इसी प्रकार से अंधे माता पिता की संतान कभी भी अंधी पैदा नहीं होती और किसी पहलवान के बेटे की पेशियां पहलवान जैसी नहीं होती जब तक वह निरंतर अभ्यास ना करे। सेकंड पॉइंट था लेमार्क का। दूसरा बात ये था कि नए अंगों का निर्माण नई आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप होता है, ये भी गलत था। और इसके बाद में लेमार्क ने अपने सुझाव नए अंग, लेमार्क का तीसरा सुझाव था अंग जिनका उपयोग बराबर होता है वे अधिक डेवलप हो जाते हैं और जिनका उपयोग नहीं होता है वे आकार या कार्य क्षमता में दोनों घटते जाते हैं। और उनका यह सुझाव तभी तक सही हो सकता है जब तक हम अंग की वृद्धि का आकलन उनके जीवन काल के दौरान तक ही सीमित रखते हैं। इसी प्रकार से लेमार्क के चौथा तथा मुख्य सुझाव ये था कि किसी जीव के जीवन काल में अर्जित लक्षण वंशागत होते हैं, ये गलत था। इस नियम का परीक्षण विभिन्न जीवों पर विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किया गया और यह सिद्धांत को गलत सिद्ध किया गया। जिसमें कुछ वैज्ञानिक निम्नलिखित हैं। जर्मन वैज्ञानिक ऑगस्ट बीजमान ने जिन्होंने जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत दिया था, ये ऐसे पहले वैज्ञानिक थे और ये लेमार्क के तीव्र आलोचक थे जिन्होंने पहली बार वंशागत तथा नॉन हेरिटेबल लक्षणों या गुणों में स्पष्ट विभेद किया। इन्होंने 1890 में कुछ परीक्षण किए। उपयोग ना होने पर क्या अंग विलुप्त हो जाते हैं, इसके परीक्षण के लिए उन्होंने बाइट माइस की 20 पीढ़ियों में तक लगातार टेल काटी और इन 20 पीढ़ियों के चूहों की पूंछ की लंबाई को उन्होंने हर पीढ़ी में नापा तो यह पाया गया कि औसतन पूंछ की लंबाई नहीं घटती। इसका तात्पर्य है कि अर्जित लक्षण की वंशागति नहीं होती। इसी प्रकार से लोएब ने भी एस्टेलिन ने भी लोएब ने समुद्री आर्सेन में कुछ केमिकल स्टिमुलस द्वारा आर्टिफिशियल पार्थिजेनोसिस किया और किंतु इनकी संतान में यह लक्षण नहीं पहुंचता है। अब इसके बाद में आता है इसी प्रकार से भारतीय महिलाओं में नाक कान छेदने की प्रथा कई शताब्दियों से चली आ रही थी, परंतु किसी भी पीढ़ी में नाक या कान में छेद वाले बच्चे पैदा नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट है नव लेमार्कवाद। तो लेमार्कवाद की जो आलोचना थी, लेमार्कवाद की आलोचना के पश्चात लेमार्क के कुछ समर्थकों ने अपने शोध कार्यों द्वारा लेमार्कवाद का क्या समर्थन किया और लेमार्क के इस रूपांतरित सिद्धांत को नव लेमार्कवाद कहा, जिनमें नव लेमार्कवादी में जेआर्ड ने 1846 से 1908 में अमेरिकी वैज्ञानिक कोप ने तथा मैकडूगल इत्यादि वैज्ञानिकों ने लेमार्क के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें ये समनर का प्रयोग था। समनर ने क्या किया कि सफ़ेद चूहों को उच्च तापक्रम 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाला और यह पाया कि ऐसे चूहों के शरीर पादों पूंछ की लंबाई सामान्य से थोड़ा अधिक विकसित होती हुई तथा यह असमान पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट था कैमेरर का प्रयोग। कैमेरर ने भी एम्फीबियन वर्ग के सैलामेंडर पर प्रकाशित तापक्रम पर प्रभाव देखा। इन्होंने सैलामेंडर को काले तथा पीले वातावरण में
काले तथा पीले वातावरण में रखकर पाया जा कि काले वातावरण में रखने पर इनके शरीर पर पाए जाने वाले काले धब्बे बहुत अधिक फैल जाते हैं, जबकि पीले वातावरण में रखने पर इसी प्रकार से इनके शरीर पर पाए जाने वाले पीले धब्बे फैलकर बड़े हो जाते हैं और यह गुण उनकी संतान में भी वंशागति द्वारा पहुंच जाता है। इसी प्रकार से मैकडूगल का प्रयोग डेटलेफ्सन तथा मुलर तथा टावर ने अपने अपने शोध प्रस्तुत किए। तो अब लैमार्कवाद के जो अंत में जो मैं इसको आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ, लैमार्कवाद ने यूज एंड डिसयूज थ्योरी के अंतर्गत में ये बताया कि जिन अंगों का अधिक उपयोग होता है वे अधिक विकसित हो जाते हैं और जिन अंगों का उपयोग नहीं होता है वो धीरे धीरे डिजनरेट हो जाते हैं। तो ये लैमार्कवाद के बारे में था। आप इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।